Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's Sankalp series session, we are going to discuss a very important topic from Module C, that is emerging technology trends in banking. तो इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे हम एट द एंड ऑफ द सेशन जो पूछे गए हैं. बट बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तो लगभग 40-45 डेज बचे हैं जेईई एग्जामिनेशन के लिए. तो इस समय आपका पूरा फोकस होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ताकि जितना रिक्वायर्ड है सबसे पहले तो वो पढ़ो, इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ो, बाकी एक्स्ट्रा टाइम बचे तो बाकी जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ लो. तो कैसे पता लगेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? तो इसी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप ई बुक्स डाउनलोड करेंगे. आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देना है और वहाँ से जाके आप अपने ई बुक्स डाउनलोड करेंगे, जहाँ पे आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे मई 23 से लेके मई 25 के, प्लस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी मिलेगी. ठीक है, तो चलिए अब हम टॉपिक की बात करते हैं. इसमें अलग अलग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं बैंकिंग में, जो नई नई टेक्नोलॉजी है जो बैंकिंग सेक्टर में यूज़ हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स और इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है जो कि ह्यूमंस के जैसे बिहेव और रिएक्ट करें. ठीक है, तो जैसे हम में सोचने समझने की और रिएक्ट करने की क्षमता है, वही क्षमता कंप्यूटर्स में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है. काफ़ी हम पॉपुलर एक सॉफ्टवेयर है, हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, एलेक्सा है, ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं. ओके, आपके चैट बॉट्स, आपके रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है. तो बैंकिंग एरिया में स्पीच रिकग्निशन, कॉग्निटिव एनालिसिस, कॉग्निटिव एनालिटिक्स में लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ जो डाटा है, चाहे स्ट्रक्चर्ड डाटा है चाहे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ह्यूमन अगर उसे एनालाइज करेंगे ना बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एआई के थ्रू जल्दी हो जाता है. डीप लर्निंग जिसके थ्रू एडवांस प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाए जाते हैं, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, फ्रॉड डिटेक्शन करना है, एनालिसिस करना है, उन सब में एआई यूज़ हो रहा है. आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे साइट पे हाउ मे आई हेल्प यू, वो चैट बॉट आता है जो आप क्वेश्चन पूछते हो आंसर देता है. वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो यूज़ कर रहे हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर के एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. नए नए बिजनेस मॉडल्स बैंकिंग में लाए जा सकते हैं. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या है, बहुत सारा डाटा बहुत कम समय में कंप्यूटर्स एनालाइज कर सकते हैं. तो इस तरीके से अब जो हर कस्टमर है उसके लिए एक कस्टम डिपॉजिट बनाया जा सकते हैं, कस्टम सर्विसेज बनाई जा सकती हैं, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं था, लेकिन एआई के आने के बाद आप ज़्यादा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे पाते हो अपने कस्टमर्स को, और ऐसे और आगे बढ़ रहा है एआई का यूज़ इन योर बैंकिंग सेक्टर. ठीक है, तो आप कस्टमर के बिहेवियर को समझ के पर्सनलाइज सर्विसेज दे सकते हो. और ना एआई में मशीन लर्निंग यूज़ होती है, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ये बॉक्स बनाया, आपने देखा, आपको समझ आ गया, ये हमारी विजन है जिसको देख के हम चीज़ें समझ पा रहे हैं. सेम एआई भी अब फोटोज़ को देख के एनालिसिस करके आपको बता सकता है, कोई वीडियो देख के आपको बता सकता है, समझ सकता है. उसके बाद जैसे अब आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको आंसर दिया, मैंने एक नेचुरल अपनी लैंग्वेज में आपको आंसर दिया. सेम अगर आप कंप्यूटर से कुछ पूछ रहे हो, वो आपको जवाब दे रहा है रिटर्न में या बोल के, वो भी नेचुरल जैसे हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वैसे ही वो जनरेट भी कर पा रहा है और प्रोसेस भी कर पा रहा है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस भी कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन भी कर रहा है. ये सारी चीज़ें एआई में यूज़ हो रही हैं. तो डाटा सिक्योरिटी, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, एक्यूरेटली डिसीजन लेना, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी एआई हेल्प करता है. अब देखो मुझे अगर पीपीटी नॉर्मली बनानी हो, जैसे अभी मैं ये पीपीटी बनाई है, इसमें समय लगता है, लेकिन आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जैसे कि गामा है जिसके थ्रू आप पीपीटीज भी बनवा सकते हो. तो मेरा जो समय पीपीटी बनाने में जा रहा था वही मैं अब पढ़ने में लगा सकती हूँ. तो हो सकता है उससे मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. ठीक है, तो बहुत सारे बैक एंड के प्रोसेसेस हैं, उन्हें री इंजीनियर किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से. तो बैंक्स में अगर प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना है, फ्यूचर ट्रेंड्स को एनालाइज करना है, रिस्क मैनेज करना है, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज देनी है. अगर कोई कस्टमर आके मुझे बोलता है कि मैम मान लो मैं बैंक में काम करती हूँ कि मेरे पास ये इतने करोड़ रुपए हैं, आप इसको बताओ मैं अपनी वेल्थ कैसे मैनेज कर लूँ, मेरे पास हो सकता है ये 4 ऑप्शन हो. लेकिन अगर आप एआई की बात करो,
एआई बहुत सारा आपको डाटा एक तो एनालाइज करके बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा। इवन आप कभी न्यूज़ में भी सुनते हो कि बहुत सालों से कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी, लेकिन वही जब सारी चीज़ें एआई को बताएगी तो एआई ने डायग्नोज कर दिया। तो बहुत सारे एरियाज में, बैंकिंग एरिया में वॉइस रिकग्निशन, फ्रॉड प्रिवेंशन और मोबाइल ऐप्स में भी एआई यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में ऐसे चलते फिरते रोबोट्स नहीं है, सॉफ्टवेयर रोबोट्स है जिन्हें हम बॉट्स भी बोल सकते हैं, जिनके थ्रू रूटीन रूल बेस्ड काम करवाए जा सकते हैं। जैसे कोई ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग करना, आईटी मैनेजमेंट करना, ऑनलाइन असिस्टेंट्स क्रिएट करना। तो बहुत सारे कस्टमर सर्विस, आईटी सपोर्ट के जो टास्क हैं उन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है और इंसानों की जगह रोबोट सॉफ्टवेयर से उन्हें बनाया जा सकता है। बहुत सारे काम होते हैं ना रेपिटेटिव, मंडेन, एक जैसे काम, यहाँ से उठा के फाइल वहाँ, वो अब आप रोबोट से करवा सकते हो। रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू हो सकता है। और जो कम्प्लेक्स डिसीजन वाले टास्क हैं वो आप ह्यूमंस का ध्यान वहाँ पे लग सकता है। जो बोरिंग सेम से काम है आप रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू करवा सकते हो। आप बॉट्स को जैसे ट्रेन कर दो कि ईमेल्स पढ़नी है और उनके ऑटोमेटिकली ये रिप्लाई आपको सेंड करने हैं, तो ये आप रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कर सकते हो। 24/7 आपका रोबोट काम करेगा। ठीक है, इससे टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी। एक ह्यूमन हो सकता है कि 10 फाइल एनालाइज कर लेगा 1 घंटे में, वो हजारों कर सकता है। ठीक है, आप कंप्लाइंसेस के अकॉर्डिंगली उससे काम करवा सकते हो। और कस्टमर सपोर्ट में ये हेल्प करते हैं, एरर नहीं करते, ह्यूमन एरर करते हैं, ये एरर नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक अपनी वर्चुअल वर्कफोर्स क्रिएट कर सकते हो और कस्टमर सर्विस को भी एनहांस कर सकते हो। अब जैसे पहले क्या होता था कि मैं ऑनलाइन जाके एक वेबसाइट पे गई और मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं वेट कर रही हूँ सामने से कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव आने की। लेकिन अभी क्या है, अगर मान लो मुझे कोई क्वेरी है, मैंने मेल भेजा, अब वो मेल आने में टाइम लगता था, लेकिन अगर बैंक वाले रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं, मैं जो मेल करूंगी रोबोट ऑटोमेटिकली मुझे रिप्लाई कर देगा इंस्टेंटली, मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आते हैं चैट बॉट्स। अब देखो, अगर मैं एक वेबसाइट पे जाऊं और वहां पे लिखा आता है हे हाउ मे आई हेल्प यू, वो कोई इंसान नहीं बैठा है, वो कंप्यूटर मुझसे बात कर रहा है। या जो हमारे ये एलेक्सा है, सीरी है, ये सब क्या है, चैट बॉट्स हैं। कि मैं बोलूँ एलेक्सा प्ले सम म्यूजिक, तो वो एलेक्सा को समझ आ रहा है, एलेक्सा मुझे जवाब भी देगी, सीरी मुझे जवाब भी देगी, चैट जीपीटी मुझे जवाब भी देगा। तो ये सारे चैट बॉट्स हैं जो ह्यूमंस की जो स्पीच है या ह्यूमन जिस तरीके से लिखते हैं उसको ये मिमिक करते हैं और एक इंसान के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसे आप और मैं चैटिंग करें, मैं लिख रही हूँ, आप जवाब दे रहे हो, ठीक है, या आपको मैं जवाब दे रही हूँ। यही चीज़ हम कंप्यूटर्स के साथ भी कर पाते हैं। मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि है ना, ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने मुझे जवाब दिया। तो जैसे एक इंसान जवाब देता है वो भी दे रहे हैं। या मैं बोलूँगी हे सीरी प्ले सम म्यूजिक, तो सीरी जो है वो पूछेगी व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू वांट मी टू प्ले, तो वो फिर वही वाला म्यूजिक प्ले करेगी। तो ये चैट बॉट्स हैं, ये कस्टमर सर्विस में, एप्स में, वेबसाइट्स में यूज़ हो सकते हैं। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस रिकग्निशन यूज़ करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे मैं बात करती हूँ वैसी सीरी एलेक्सा भी बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं। अब इनकी लिमिटेशन क्या है, वैसे तो ये बहुत डेवलप हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे मेटाफर्स हैं। कोई मैं मुहावरा बोल दूँ, टॉन्ट मारूँ, उन्हें टोन नहीं समझ आएगी। डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। लेकिन स्टिल अभी भी ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं और काफ़ी नेचुरल रिस्पॉन्स इन्होंने देने शुरू कर दिए। पहले बहुत ही रोबोटिक से जवाब होते थे, लेकिन अब आप अगर कभी डीप सीक नाम का एक जैसे चैट जीपीटी है ना, वैसे अगर आपको एक डीप सीक नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो आई थिंक चाइना का है, तो उससे भी अगर आप बात करोगे कि मुझे हिंदी में समझाओ कि 5G नेटवर्क क्या होता है, वो आपको समझा देगा। बोलोगे फिल्म के एग्जांपल दो, मुझे इस स्टाइल में आंसर दो, है ना, मुझे शाहरुख खान के जो डायलॉग डिलीवरी है उस स्टाइल में आप मेरे को जैसे वो स्क्रिप्ट्स होती है ना, मुझे वैसा दो, वो आपको वैसा बिल्कुल बना के देगा। तो दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेक्टिव। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 5G की। 5G नेटवर्क यानी कि 5th जनरेशन सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ये जो 5G है ये सर्विस एरिया जो होता है उसको छोटे छोटे जोग्राफिकल सेल्स में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है ताकि फास्टर और ज़्यादा रिलायबल कनेक्टिविटी हो सके। तो ये जो आपका 5G है मिलीमीटर वेव्स को और मीमो यानी कि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जैब वालों को इंजीनियर्स चाहिए या कंप्यूटर इंजीनियर्स चाहिए या इतना टेक्नोलॉजी समझने वाले चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ मीमो या मिलीलीटर वेव्स पेपर में याद रखो,
आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और 5G नेटवर्क में ना 4G LTE फॉल बैक भी यूज किया जाता है कि शुरू शुरू में कनेक्शन सेटअप करने में, या कभी कभी अगर 5G अवेलेबल नहीं है तो 4G LTE चलता रहे। ऐसा नहीं कि नेट ही बंद हो जाएगा। कई बार आप देखोगे ना कि आपके वहां पे ई लिखाना शुरू हो जाता है या LTE आता है, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर 5G नहीं चल रहा तो 4G पे फॉल बैक आप कर सकते हो। तो 5G नेटवर्क आने से आपका जो डाटा एनालिस करना और वो जो एबिलिटी है काम करने की, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। कनेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, लो लेटेंसी है, ठीक है, हाई डाटा कैपेसिटी और हाई रिलायबिलिटी आती है। स्लो डाउन नहीं होता है इसमें, कंपेयर टू दी प्रीवियस नेटवर्क से बहुत ज़्यादा फास्ट है। ओके, उसके बाद जो बैंक्स हैं वो कैसे 5G नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, उसी हिसाब से अब वो थोड़ी हैवी बैंकिंग सर्विसेज के लिए मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। क्योंकि देखो सबके पास अब 5G है तो मैं अपने फ़ोन से ही नेट बैंकिंग कर लेती हूँ, ऐप्स चल सकती हैं, हैवी हैवी एप्लीकेशन चल सकती है, क्योंकि नेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को भी है, ठीक है। और इसके साथ अगर बैंक एज कंप्यूटिंग या सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग यूज करे तो बैंक्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टू कस्टमाइज नेटवर्क्स फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मेन बात ये है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, लेटेंसी नहीं है, यानी कि लैग वगैरह नहीं आता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले हमें ऐसा लगता था कि ये तो साइबर कैफे में जाके होगा, अब क्या है आप अपने फ़ोन पे कर सकते हो। तो बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज जो हैं, इवन बैंक्स के खुद के नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो 5G का बैंकिंग और बिजनेस में क्या है, फास्टर जो है यहाँ पे डाटा ट्रांसफर होता है, गीगाबिट ब्रॉडबैंड, नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल कस्टमर एक्सपीरियंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटीग्रेशन हो जाता है, फेशियल रिकग्निशन यूज हो पाता है इजीली, वीडियो चैटबॉट्स आ गए हैं, ठीक है। रिमोट ट्रबल शूटिंग हो सकती है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरा IT वाला यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बैठा है, तो भी मतलब रिमोट ट्रबल शूटिंग हो पा रही है, ठीक है। और रियल टाइम में फ्रॉड डिटेक्शन हो पाता है, कस्टमर प्रोफाइलिंग हो पाती है, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज़्यादा अब फास्ट हो चुका है। तो आपको ना ये बस ऐसे जैसे आप लिस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आपको एक बार रीडिंग कर लोगे, आप एलिमिनेशन से भी पेपर में कर पाओगे। उसके बाद है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगेन इसमें भी आपको ना कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि ब्लॉकचेन एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जहां पे ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है, विच आर लिंक्ड एंड सीक्वेंस यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। अब मान लो कि एक फार्म टू स्टोर कोई प्रोडक्ट आता है कि किसान ने बनाया, फिर वो प्रोसेस हुआ, ठीक है, फिर वो दुकान पे आया, किसी कस्टमर ने कंप्लेंट किया कि आपके स्टोर से मैंने ये सामान खरीदा, ये अच्छा नहीं निकला। स्टोर वाले ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ से आया है। पहले वो बैक जाएंगे कि अच्छा मैंने तो इस फैसिलिटी से सामान उठाया, वो फैसिलिटी वाले बोलेंगे कि मैंने तो उस किसान से लिया, मैंने उस प्रोसेसिंग यूनिट से लिया। तो एक पूरी चेन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन है जो आपस में लिंक्ड है। किसान ने फसल उगाई, मैंगो उगाया, उसने उस इंफॉर्मेशन को एक ब्लॉक में डाल दिया, वो आगे प्रोसेसिंग के लिए गई, ठीक है। और उसने जिसने प्रोसेस किया उसने उसी ब्लॉक के साथ एक और चेन में एक और ब्लॉक अटैच कर दिया, फिर वो पैकिंग के लिए आगे गया, पैकिंग वाले ने भी पुराना जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक है ना उसी में और इन्फॉर्मेशन डाल दिया और उसी चेन में उसे डाल दिया, ठीक है। तो ट्रैक करना इजी हो जाएगा। और ब्लॉकचेन के अंदर ना पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। अब देखो यहाँ पे जो ये मैंगो फार्मर फिर प्रोसेसर, जो जो इन्फॉर्मेशन ऐड होती जा रही है ना, कोई भी एक पर्सन उसे ऑल्टर नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इम्यूटेबिलिटी होती है, एक बार कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई उन्हें ऑल्टर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रहती है इसके अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन होती है, यानी कि कोई एक एंटिटी डाटा को कंट्रोल नहीं कर रही है, ठीक है। जो मैंगो जिसने उगाया, जिसने प्रोसेस किया, जिसने पैकेज किया, और दुकानदार जो है, कोई भी इस डाटा को कंट्रोल नहीं कर रहा है, कोई सिंगल एंटिटी उसे कंट्रोल नहीं कर रही है। और ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया जा सकता है और क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर्स यूज होते हैं ऑथेंटिसिटी के लिए। तो देखो आई नो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन आपको ना वर्ड्स याद कर लो। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, इम्यूटेबिलिटी होती है, आपको इस तरीके से इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। बैंकिंग के अंदर भी ब्लॉकचेन यूज होता है। देखो कोई भी आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके, वो इरिवर्सिबल होंगी, इम्यूटेबल होंगी, आपका मेन डाटा कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन क्रिप्टोग्राफिकली साइंड होगी। सारे जो लोग हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो पार्टिसिपेट करेंगे उस ब्लॉकचेन में,
वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को शेयर करेंगे। शेयर्ड कंट्रोल होता है डाटा का, किसी एक पर्सन के पास जो डाटा है उसका कंट्रोल नहीं रहता है। तो लेजिटिमेट, सिक्योर, इम्यूटेबल ट्रांजेक्शंस होती हैं, कोई बीच में इंटरमीडियरीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में आपको डाटा मैनेजमेंट करना है, कंप्लायंस ऑटोमेशन करना है, पेमेंट रेमिटेंसेज हैं, ट्रेजरी और सिक्योरिटी सेटलमेंट है, ट्रेड फाइनेंस है, सब जगह पे सिक्योरिटी रहती है और वहाँ पे ब्लॉकचेन को यूज़ किया जा सकता है। फ्रॉड प्रिवेंशन करना है, रेजिलियंट आईटी सिस्टम्स बनाने हैं, प्रोसेसेस में ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, एफिशिएंसी लेके आनी है, वो सब कुछ आ जाता है अगर बैंकिंग सेक्टर में यूज़ भी होती है। सिक्योरिटी वगैरह में, डाटा मैनेजमेंट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है। अगेन आपको सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश आपको नहीं करनी है। उसके बाद आता है वर्चुअल रियलिटी वर्सेस ऑगमेंटेड रियलिटी। आज आपने देखा है वो वीआर के जो वो ग्लासेस होते हैं, बहुत डिवाइसेस होते हैं वर्चुअल रियलिटी वाले। मान लो मैं इस कमरे में बैठी हूँ, मैंने वो वर्चुअल रियलिटी वाला वो जो डिवाइस है वो लगा लिया, तो मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि मैं किसी अलग दुनिया में पहुंच गई। मुझे वैसे साउंड और वैसे विजुअल्स नजर आएंगे। हो सकता है कि मैंने ऐसा वीडियो चला दिया अपने डिवाइस में जिससे मुझे लगा कि मैं एक फॉरेस्ट में हूं। तो जो मुझे मेरे आंखों में नजर आ रहा है ना, वो वर्चुअल दुनिया में मुझे ले जाता है, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है कि मान लो ये मेरा फोन है, इसमें मैं अमेजोन की ऐप पे ना सोफा देख रही हूँ। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये सोफा मेरे कमरे में पड़ा हुआ कैसा लगेगा, ठीक है। तो मैं अपना कैमरा ऑन करके कमरे में जहां पे मुझे सोफा रखना है उस तरफ अपने कैमरा को मूव करूंगी और ऑगमेंटेड रियलिटी मुझे ये दिखाएगा कि आपके ही कमरे में ये सोफा पड़ा हुआ कैसा लगेगा, ठीक है। जैसे इस फोटो में देखो, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो पीछे है ये रियल है। और अगर मैं ये देखना चाहूँ कि अगर सुपरमैन होता वो उड़ता हुआ कैसा लगता, तो यहाँ पे मुझे नजर आ गया कि अगर सुपरमैन होता वो ऐसा नजर आता। मतलब आपकी रियलिटी में एक एलिमेंट ऐड हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी में तो बिल्कुल ही नकली दुनिया में चले जाते हो, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को, आपके एक्सपीरियंस को एनहांस करता है, ठीक है। विजुअल, ऑडिटरी, हैप्टिक, ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल, अलग अलग एलिमेंट्स के थ्रू आपकी नॉर्मल जो रियलिटी है उसमें एलिमेंट्स ऐड करता है। फिजिकल वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड को एक तरीके से कंबाइन किया जा रहा है। वर्चुअल रियलिटी में आपकी रियल वर्ल्ड को बिल्कुल रिप्लेस करके एक डिजिटली सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में आपको ले जाया जाता है। बैठी मैं यही हूँ, लेकिन मैं अपने उन ग्लासेस के थ्रू ऐसा लगेगा कि मैं किसी और दुनिया में चली गई हूँ, मैं कुछ और डिजिटली एक्सपीरियंस कर पाती हूँ, ठीक है। फिर आते हैं वेरेबल्स। जो टेक्नोलॉजी आप पहनते हो वो आपके वेरेबल्स हैं, जैसे एप्पल की वॉच है ना, या फिर फिटनेस ट्रैकर्स वगैरह जो होते हैं, आपके जीपीएस ट्रैकर्स जो आप अपनी बॉडी पे वेयर कर सकते हो, चाहे अपने चश्मे के फॉर्म में, चाहे घड़ी के फॉर्म में, चाहे नेकलेस के फॉर्म में आप पहनते हो। ये वेरेबल्स हैं जो टेक्नोलॉजी आप पहनते हो। तो पर्सनल बिजनेस यूज़ के अंदर, हेल्थ के अंदर वेरेबल्स काफ़ी यूज़ होते हैं। इवन बैंकिंग सेक्टर में भी वेरेबल्स कैसे यूज़ हो सकते हैं। मान लो मेरी जो स्मार्ट वॉच है उसमें ही मेरा बैंकिंग का ऐप भी आ जाए, तो कुछ मैं वहाँ से भी चेक कर पाऊँ और यूज़ कर पाऊँ। गूगल ग्लासेस, ये सब आपके हैं जो आप बैंकिंग की जो ऐप्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट हो सकती हैं, तो थोड़ी सी कन्वीनियंस आ सकती है, ठीक है। अलर्ट मेरे इस पे आ जाएगा या मेरे ग्लासेस के थ्रू आ जाएगा। तो एक कॉमन बैज नाम का भी एक वेरेबल ब्लूटूथ एक पर्सनल कम्युनिकेटर होता है जो आईफोन और एंड्रॉयड में यूज़ होता है। गूगल ग्लासेस जो है ये भी वेरेबल की एक एग्जांपल है। कोई भी टेक्नोलॉजी अपने शरीर में पहन पा रहे हो ना, वो वेरेबल्स होता है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ आए हैं पेपर में, तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं, अगर बेसिक आप समझ लो ना आप आंसर कर पाओगे। तो एलेक्सा, सीरी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, अक्टूबर 23 में पूछा गया था। चैटबॉट का, ये तो हमने पढ़ा है ना, चैटबॉट का एग्जाम्पल है ये। उसके बाद आपको अक्टूबर 23 में ही पूछा गया था कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से क्या होता है। eliminate the needs of humans in computing, give computer the ability to interpret, manipulate and comprehend human language, provide human like interactions with software and offer decision support for specific task and replacement for humans। तो natural language processing का मतलब होता है जैसे आप कुछ बोल रहे हो, मुझे समझ आएगा, मैं कुछ बोल रही हूँ, आपको समझ आ रहा है, आप मेरी लैंग्वेज को प्रोसेस कर पा रहे हो। सेम चीज कंप्यूटर्स कर पा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज होती है, तो बी करेक्ट आंसर है। कहीं पे भी ह्यूमन को रिप्लेस करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगेन 2023 में पूछा गया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऑटोमेट मंडेन एंड रेपिटेटिव टास्क, सही। टू क्रिएट रोबोटिक मशीन्स,
उसमें भी एआई यूज होगा। प्रोवाइड ह्यूमनाइज्ड एक्सपीरियंस दैट इज कस्टमाइज टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, ठीक है, ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है ह्यूमनाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, कस्टमर्स की नीड के हिसाब से कस्टमाइज्ड उनको चीजें प्रोवाइड करनी है, ये भी एआई के थ्रू हो सकता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करना वो एआई नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 ए करेक्ट आंसर है। जून 24 में पूछा गया था इसमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का की कंपोनेंट नहीं है। मशीन लर्निंग होता है एआई में, कंप्यूटर विजन भी होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रेशन भी होता है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोल दीजिए, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन बोल दीजिए, लेकिन रिमोट लर्निंग जो है, रिमोट लर्निंग में क्या है कि आप यहाँ बैठे हो, है ना, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप कहीं और बैठे हो, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड की वजह से हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, आप लर्न कर पा रहे हो या मैं लर्न कर पा रही हूँ, तो ये है आपका रिमोट लर्निंग। इट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरेबल। गूगल ग्लास पहनते हो, स्मार्ट वॉच पहनते हो, कॉमन बैज, ये सारे ही वेरेबल्स के एग्जाम्पल हैं। तो ऑल ऑफ दी यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, सॉरी माई मिस्टेक, इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरेबल, तो ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैटबॉट यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनएलपी, क्रिप्टो करेंसी, प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो डायरेक्टली कहीं पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैटबॉट। गूगल नाउ, एप्पल सीरी, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, आईबीएम पावर पॉइंट चैटबॉट नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर है। फिर आपको अक्टूबर 24 में पूछा गया था इसमें से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग क्या करेक्ट है। वंस डाटा इज रिटर्न टू अ ब्लॉकचेन इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और डिलीटेड, बिल्कुल सही, ऑल्टर नहीं कर सकते। वंस अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन इट इज ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी वेरीफाइड बाय एनीवन प्रमोटिंग ट्रस्ट, कोई भी उसे वेरीफाई कर सकता है, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। ब्लॉकचेन ऑपरेट्स विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी, ये भी बिल्कुल सही है कि ब्लॉकचेन में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, तो डी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एप्लीकेशन और फोकस एरिया ऑफ एआई। क्या इसमें से फोकस एरिया नहीं है? स्पीच रिकॉग्निशन, कॉग्निटिव एनालिटिक्स, डीप लर्निंग, ये सब फोकस एरियाज हैं। एग्रीकल्चरल फार्मिंग टेक्निक, आप कॉमन सेंस से भी देखो ना तो ये आपको पता लग जाएगा कि डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो नाउ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेईई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हो, खुद से प्रिपरेशन में देखिए इस टाइम पे समय कम है, 45 डेज हैं, तो यू नीड सम काइंड ऑफ हेल्प इफ़ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड। अगर आप अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाके जेईई कोर्सेज में आप सबसे पहले तो मास्टर कोर्स देख सकते हो जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस भी मिलेंगी रिवीजन के लिए, और सिंगल सब्जेक्ट की भी आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिले, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। सिंगल सब्जेक्ट का भी आप मास्टर कोर्स ले सकते हो कि मुझे सिर्फ आईएफएस की रिकॉर्डिंग्स चाहिए, उसके मुझे नोट्स टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप सिर्फ आईएफएस का मास्टर कोर्स भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा ना प्रेपरेशन हो गया, मुझे सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, मुझे सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हर सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो अभी आप टेस्ट 80 कोड यूज करके इस सीरीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है। कोई भी डाउट है तो hello@edutap.co.in पे या फिर इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।